90s से पहले जो इंडिया था वो सफ़र कर रहा था अंडर न्यूट्रिशन से। नाउ वी आर द कैपिटल ऑफ द डायबिटीज इन द वर्ल्ड। इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग, मतलब 101 मिलियन पॉपुलेशन है वो डायबिटीज है, और 136 मिलियन मतलब 13.6 करोड़ जो पॉपुलेशन है दैट्स प्री डायबिटीज। तो ये एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, या इसमें थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है कि अगर आप फीमेल में दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे मेल हार्मोन आ रहा है। मतलब जैसे पीसीओडी मुक्त है, वो भी नानी को भी बाल थे चेहरे पे, और वो लेकिन एक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है लाइक पीसीओडी। ये इस की हाइट नहीं बढ़ रही है, लंबा कर दीजिए, और उसको हम कहते हैं कि भाई शॉर्ट स्टेज। पहले के जमाने में कहा जाता था कि अगर आप मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, तो ये खाते पीते घर की निशानी होती थी। या फिर अगर पेट है आपका बहुत बड़ा, तोंद है, तो कहा जाता था कि इट्स अ साइन ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट विथ टाइम धीरे धीरे ये चेंज होके ये एक बीमारी में बदल रही है। ऐसे ही विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता सर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी है फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल। वेलकम सर। सर, आप अगर प्लीज हमें बताएं कि मोटापा या ओबेसिटी ये क्या है या क्यों हो रहा है? तो अगर हम बात करें मोटापे की, तो 90s से पहले जो इंडिया था वो सफ़र कर रहा था अंडर न्यूट्रिशन से। मतलब जिसमें आपका वेट कम होता था। नॉर्मल एक टर्म होती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपको बताता है कि आपका वेट नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से ज़्यादा है। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है? इंडिया के लिए कट ऑफ कम की गई है। अभी अपन कहेंगे तो 18.5 से लेकर 23 तक इंडिया में ये है। अगर आपका BMI तो नॉर्मल है, इससे कम है मतलब आप अंडरवेट हैं, इससे ज़्यादा है मतलब आप ओबीज हैं, ओवरवेट है, ओबीज है। तो पहले ऑलमोस्ट 30 to 40% जो होते थे वो अंडर न्यूट्रिशन होता था, लेकिन अब 30 to 40% ओबेसिटी ओवरवेट है। अगर हम डायबिटीज़ वालों की बात करें तो लगभग 80% जो केसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के वो ओवरवेट या ओबीज होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये डायबिटीज़ ही नहीं, दूसरी बीमारियों को भी जन्म देती है। जैसे कि अगर हम रेयर बीमारी की बात करें, जैसे मैलिग्नेंसी है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड समस्याएं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो घुटने खराब हो जाते हैं लोगों के, जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या। कार्डियक डिजीज की जो समस्याएं हैं, हार्ट की जो समस्याएं ओबेसिटी से आती हैं, क्योंकि ओबेसिटी मतलब बीमारियों का एक तरह से हम घर कह सकते हैं। तो हमें इसको कंट्रोल करना है। अगर हम बात करें तो अभी इंडिया ओबेसिटी की वजह से, या हमारा जेनेटिक इस तरह का है साउथ एशियन पॉपुलेशंस का, नाउ वी आर द कैपिटल ऑफ द डायबिटीज इन द वर्ल्ड। तो हम इसमें तेजी से बढ़ रहे हैं नंबर्स। अगर हम नए ICMR भी जो अभी डाटा हैं वो बताते हैं कि इंडिया में लगभग 10 करोड़ लोग, मतलब 101 मिलियन पॉपुलेशन है वो डायबिटीज है, और 136 मिलियन मतलब 13.6 करोड़ जो पॉपुलेशन है दैट्स प्री डायबिटीज। ये प्री डायबिटीज भी बहुत जल्दी से 5-7 साल में डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर मोर देन 50%। तो इतना बड़ा नंबर्स होगा। और डायबिटीज़ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ट की समस्याएं होती हैं बहुत ज़्यादा, किडनी की समस्याएं होती हैं, रेटिनोपैथी, आंखों पर असर आता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सारी फैमिली इसी में जूझती रहती है। सारा उनका जो अर्निंग होती है वो इसी में एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो हमें ओबेसिटी को कंट्रोल रखना है। उसमें जेनेटिक्स का कॉज है, फैमिली हिस्ट्री होती है कुछ लोगों में, वहाँ थोड़ा सा उन्हें वेट रिडक्शन में मुश्किल होती है। लेकिन डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ में, एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ में अपने वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। सर, ऐसा देखा गया है जैसे कि आपने बताया कि इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज पेशेंट, तो फीमेल्स इसमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स ही अफेक्टेड होते हैं। नहीं, देखो, अगर हम डायबिटीज़ में नंबर्स की बात करें तो अगर फीमेल्स में और मेल्स में, अगर फीमेल्स में प्री मीनोपॉज से पहले की स्थिति की बात करें तो डायबिटीज फीमेल्स में इतनी नहीं होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फीमेल्स में, ये प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है। काफ़ी बीमारियों से बचाता है। कार्डियक डिजीज की रिस्क बहुत कम होती है फीमेल में जब तक कि उनमें पीरियड रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीरियड जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आने लगती है, दे आर इक्वली रिस्क एज इन मेल। उनमें डायबिटीज की रिस्क भी बढ़ेगी, हार्ट डिजीज की रिस्क भी बढ़ जाती है। तो फीमेल में क्योंकि उतनी आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से उनमें वेट बढ़ता है। पहले क्या होता था कि फीमेल्स को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते थे जो उन्हें घर से बाहर जाके करने पड़ते थे, जैसे कि पानी लाना है या खेतों पे जा रहे हैं, वहाँ से जो मवेशियों के लिए जो खाना लाते थे वो उन्हें सर पे ला के लाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था, तो उनका वेट नहीं बढ़ पाता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें शहरों में तो स्पेशली बंद हो ही गई हैं, सब चीज़ें
आपके घर में अवेलेबल है, पानी भी है, मवेशी तो रखते नहीं है लोग आजकल जो, तो घर से आपका जाना हो नहीं पाता है ज़्यादा, जिसकी वजह से वेट आपका बढ़ रहा है। दैट इज द रीजन वाई कि काउ फीमेल में ओबेसिटी बढ़ रही है ना, और उसकी वजह से फिर दूसरी बीमारियां जो आ रही है। सर ऐसा है कि डायबिटीज से कोई शायद पायर नहीं करता या फैट उस हिसाब से नहीं हो जाता, डायबिटीज से एसोसिएटेड होकर बहुत सारी बीमारियां होती है। बिल्कुल, देखो डायबिटीज में अगर इमरजेंसी की बात करें तो डायबिटीज में इमरजेंसी बहुत कम होती है, जब तक कि आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। इसमें एक होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें आपकी बॉडी में कीटोन बनने लगते हैं। वो स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है, तब वो तेज़ी से शुगर बढ़ के और वो एक फैटल वाली कंडीशन आ जाती है। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में काफ़ी बेहतर हो गई है, तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, लगभग अपन कह सकते हैं 0.1%। पहले के अगर 20 साल 15 साल पहले की बात करें, जब इतनी बेटर सुविधाएं नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, ग्लूकोमीटर तक अवेलेबल नहीं होते थे, शुगर चेक करने की फैसिलिटी PSC CSC पे नहीं होती थी, तो बहुत मुश्किल था कि ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब वो फैसिलिटी है तो संभावनाएं कम रहती हैं मरने की वजह से। लेकिन हाँ, दूसरी जो होती है एक हाइपर ऑस्मोलर हाइपर कीटोटिक कोमा वाली स्टेज होती है, ओल्डर एज ग्रुप पे मिलती है, उसमें भी शुगर ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें जरूर थोड़ा सा मरने वाली कंडीशंस होती है, लेकिन वो भी बहुत कम स्थिति में 2 से 5% के आसपास होती है। लेकिन डायबिटीज़ से एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं वो उनमें बहुत कॉमनली होती है, स्पेशली अगर हार्ट डिजीज़ की बात करें तो 2/3 जो डेथ होती है डायबिटीज़ में वो कार्डियक डिजीज़ की वजह से होती है, और बाकी जो डेथें होती है क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, तो 50% जो है किडनी डिजीज़ के पेशेंट वो डायबिटिक है, डायबिटीज़ की वजह से उनकी किडनी इफेक्ट हुई है। और अगर कार्डियक पेशेंट की बात करें तो 67% जो हैं डायबिटिक पेशेंट वो अफेक्टेड रहते हैं हार्ट डिजीज़ से। तो ये बहुत बड़ा नंबर्स है जिसकी वजह से ये लोग सफ़र करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को लेकर इतना सारा उन्हें झेलना पड़ता है। सर मतलब डायबिटीज को या शुगर जिसको हम आमतौर पे हम लोग कहते हैं या हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, तो इसका जो है ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यूअस करना है। बिल्कुल, देखो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज किस तरह की है, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट उस पर डिफाइन करेगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो डायबिटीज़ के लिए अगर हम बात करें कि उसे क्लासिफिकेशन की, तो मुख्यतः 4 तरह की होती है, जिसमें कॉमनली जो देखने को मिलती है वो 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। उसमें भी टाइप 2 कॉमन है। अगर हम 100 डायबिटीज़ के पेशेंट देखते हैं तो उसमें से लगभग 90 जो पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, और बाकी 2 से 3% टाइप 1 के मान लेते हैं, और 5 से 7% अदर टाइप डायबिटीज़ के अपन मान सकते हैं, जैसे कि पेनक्रियास से रिलेटेड डायबिटीज़ या और दूसरे जो प्रेगनेंसी असिस्टेड डायबिटीज़ होती है जिसको GDM बोलते हैं। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका ट्रीटमेंट की अपन बात करें तो उसमें डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा रोल है। अगर इनिशियल स्टेज में आपको डायबिटीज़ पता चली है तो आप अपने डाइट से एक्सरसाइज करके वेट रिडक्शन करके, अगर वेट ज़्यादा है तो आप अपने आप को रिवर्सल कर सकते हो, है ना। इसको हम रिवर्सल से भी बेटर टर्म में रेमिशन कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल डायबिटीज़ आ गई मतलब आपके फ्यूचर में हमेशा रिस्क में रहेंगे। आप जैसी गड़बड़ करेंगे, लाइफ स्टाइल आपका ठीक नहीं रहेगा, तुरंत आपकी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ आपको हुई तब है जब आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया। उस कंडीशन में आपको होल लाइफ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अब वो 3-4 बार लेना पड़ता है इंसुलिन। ये छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, बड़े में भी देखने को मिलती है, पर छोटे बच्चों में ही ज़्यादातर ये देखने को मिलती है। तो इस पर डिपेंड करेगा। प्रेगनेंसी असिस्टेड डायबिटीज़ की बात करें तो जिसको GDM बोलते हैं, इसमें जैसी डिलीवरी होती है 90% में डिलीवरी के साथ ही डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन एक बार आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ आई है मतलब आपके फ्यूचर में रिस्क है डायबिटीज़ की। 5 साल में आफ्टर डिलीवरी आपको लगभग 50% चांसेस रहते हैं कि आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आपने अपने वेट का, डाइट का, लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रखा तो। अब दूसरे कुछ हैं जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, एक्रोमेगेली है, हाइपरपैराथायराइडिज्म है, हीमोक्रोमेटोसिस है। ये ऐसी डिजीज़ हैं एंडोक्राइन की जिसमें आप इस डिजीज़ को ठीक कर दें तो आपको डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ठीक है, कुछ जैसे स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है जिसमें आपको किसी वजह से स्टेरॉइड देना पड़ा जिसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ गई तो आपकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। पेनक्रियाज रिलेटेड डायबिटीज़ है जहाँ पे पेनक्रियाज का ट्यूमर हो गया या क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस हो गया या दूसरे कुछ होते हैं फाइब्रोकैल्कुलस पेनक्रियाटाइटिस वाले केसेस होते हैं, वहाँ आपको क्या जब पेनक्रियास यहाँ पर डैमेज हो गया तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर द होल लाइफ, तो वहाँ आपको मेडिसिन को लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है और किस तरह का आपको ट्रीटमेंट चाहिए। सर अभी आप बार बार एक टर्म यूज कर रहे थे कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो सर आई एम श्योर कि फॉर
आम जनता के लिए ये एंडोक्रिनोलॉजी टर्म सबको नहीं पता होता है, तो ये एंडोक्रिनोलॉजी या एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट क्या है, या इसमें कौन कौन? एंडोक्राइन मतलब जो ग्लैंड से जो रिलेटेड होता है उसको हम एंडोक्राइन पार्ट या एंडोक्राइन ऑर्गन बोलते हैं। Okay. तो इसमें मुख्यतः हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो हमारी पिट्यूटरी, उससे ऊपर भी हाइपोथैलेमस, एक मेमोरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो कि हमारी दूसरी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि थायराइड है। थायराइड के लिए पिट्यूटरी से हार्मोन जो TSH आता है वो भी कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे जो होती है हमारे पेनक्रियाज होता है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमारे जो किडनीज होती हैं उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो मेल में टेस्टिस होते हैं वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। फीमेल में जो ओवरीज होती है वो एंडोक्राइन, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी जो हर सेल्स है, बॉडी की हर कोशिका है, वो एक हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो हर कोशिका को स्पेसिफिक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप डायबिटीज के बारे में अपन बात कर रहे थे कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो सेल को ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए, कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक फ्यूल है, हर सेल को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज का जरूरी है, एक एनर्जी जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है। तो उसके लिए आपको इंसुलिन का होना जरूरी है। जब तक इंसुलिन नहीं होगा आपकी सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो आपकी सेल काम ही नहीं करेगी। इतना ग्लूकोज होने के बाद भी आप यूज नहीं कर सकते उसको, मतलब आपको जो डायबिटीज वालों में ज़्यादातर थकान, सुस्ती ये रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपके पास एनर्जी है, ग्लूकोज है, लेकिन वो आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको यूज नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। तो थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है कि अगर आपका T3T4 हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि बना रही है वो बहुत कम है, तो भी आपकी हर कोशिका को उसके मेटाबॉलिज्म के लिए थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी, वो नहीं है तो भी आप ऐसे इस तरह से सुस्ती रहोगे। एक एड्रिनल कोर्टिसोल हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड बनाती है, उसकी कमी होती है तो वो एक इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो हर ग्रोथ हार्मोन, उसकी कमी होना, बच्चे छोटे रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में या बड़ों में तो उसके अलग तरह के लक्षण होते हैं, वो ट्यूमर करके प्रेजेंट करता है। तो हर ग्रंथि अपनी तरह से सिक्रेट करती है, उसका खुद एक ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं। तो हर ऑर्गन का अपना अपना महत्व है, अपना अपना हार्मोन है, उसका एक नियमित तरह से वो पूरा कंट्रोल रहता है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारे हार्मोन से हमारे लाइक ग्रोथ भी हो गया, या सर ग्रोथ वर्ड से याद आया कि व्हेन अ फीमेल, स्पेशली मे बी 11-12 साल के जो फीमेल्स होती हैं, व्हेन दे रीच प्यूबर्टी, उस टाइम पे ना कई फीमेल्स के देखे गए हैं सर, मतलब स्कूल्स में भी बच्चों को बहुत टीज करते हैं कि फीमेल है बट दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रहे हैं, जो बॉडी हेयर है वो लाइक इट्स क्वाइट लाइक मेल। तो ये जो डिसऑर्डर है, इज इट अ डिसऑर्डर फॉर विच अ पर्सन शुड मीट अ लाइक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट? डेफिनेटली, जो आपने जो बताया कि चेहरे पे बाल का आना, एबनॉर्मल बाल का आना, अगर मेल में बाल हैं, दाढ़ी है, मूछें, तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो मेल डिपेंडेंट आपके हेयर हैं, है ना, एंड्रोजन डिपेंडेंट वो हेयर हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल में क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मेनली, तो उसमें दाढ़ी मूछ नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अगर फीमेल में दाढ़ी मूछ आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे मेल हार्मोन आ रहा है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। अगर फीमेल में मेल हार्मोन की तरह, मेल हार्मोन की वजह से ये दाढ़ी मूछ आने लगे, तो इसको हिर्सुटिज्म, इसके मल्टीपल कारण होते हैं, जैसे PCOD मुख्यतः है, ठीक है। PCOD है, थायराइड डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी ऐसा होता है, जो मैंने बताया कुशिंग डिजीज जिसमें कोर्टिसोल हार्मोन हो जाता है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस की वजह से फीमेल में एक्स्ट्रा चेहरे पे बाल और ये हो सकते हैं। और कभी कभी बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी एड्रिनल और ओवरीन ट्यूमर की वजह से भी, क्योंकि वो मेल हार्मोन सिक्रेट कर सकते हैं, तो उस समय आपके चेहरे पे, चेस्ट पे, है ना, ब्रेस्ट पे बाल आ सकते हैं। और उसके साथ साथ में जब मेल हार्मोन आता है तो उनके मेंसेस भी गड़बड़ हो जाते हैं। पर मोस्टली जो कारण रहता है इसका PCOD रहता है। कभी कभी सारी जांचें कराने के बाद भी कोई कारण नहीं मिलता तो इडियोपैथिक भी होता है, मतलब कि जब आपको कोई कारण नहीं मिला है, सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि आपकी माँ को भी, नानी को भी बाल थे चेहरे पे, और वो लेकिन एक फिक्स से रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेडिंग कौन सी है, चेहरे पे बाल की कौन सी ग्रेडिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जांच कराई जाए, किस लेवल की जांच कराई जाए, आपको ट्रीटमेंट में क्या दिया जाए या लेजर कराया जाए, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का हिर्सुटिज्म है।
सर जैसे आपने बोला पीसीओडी एक टर्म है जो शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके टाइम पे दिस टर्म वाज नॉट दैट कॉमन, या ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं थी, बट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है लाइक पीसीओडी। ये इसके बारे में देखो, पीसीओडी में तरह का पीसीओडी, एक प्राइमरी पीसीओडी, एक सेकेंडरी पीसीओडी। सेकेंडरी पीसीओडी मतलब जब आप कोई कारण ढूंढ पाते हो, ओके है ना, जैसे कि थायराइड की वजह से हुआ, जैसे मैंने बताया आपको, और दूसरी प्रोलैक्टिन, एक्रोमेगाली, कुशिंग डिजीज, और एक नॉन क्लासिकल कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है या सीएच होता है, उनकी वजह से होता है, वो सेकेंडरी होता है। मतलब आपने उस कोच को ट्रीट करा, आपका पीसीओडी ठीक हो गया। एक होता है प्राइमरी, जिसे आपको कारण नहीं मिला कुछ भी, फिर भी पीसीओडी है। ये प्राइमरी पीसीओडी के नंबर अभी बड़े हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारी लाइफ स्टाइल। ठीक है, आजकल के बच्चों को देखेंगे आप, दिन भर वो मोबाइल पे लगे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, तो उनकी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा है आजकल। मतलब हमारे ओपीडी में लगभग अगर अपन बात करें दिन में कि हमने 100 मरीज देखे हैं, तो कम से कम 15 से 20 ऐसे होते हैं जो ओबेसिटी से परेशान होते हैं। तो ये नंबर इज़ वेरी हाई। तो मुझे लगता है बाकी लोग भी सब इस डॉक्टर्स हैं जो देख रहे हैं, उन सबके पास इतने सारे नंबर्स होंगे। तो ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों के साथ में कि पहले हम छोटी छोटी चीज़ के लिए घर से बाहर जाते थे कि वहाँ से 100-200 मीटर जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान ला रहे हैं। अब आजकल बिल्कुल घर पे आपके डिलीवर हो रहा है ना। इतने सारे जो आ गए हैं डिलीवरी वाली चीज़ें हैं, जो ऐप्स आ गए हैं, तो आपको बाहर घर से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है उस, और खाने को आजकल, पहले ये होता था कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ जो भी है 1-2 रोटी 3 रोटी आप बांध के लेके जाते थे, घर का बना हुआ खाना खाते थे, इससे और कुछ मिलता नहीं था। आजकल हर जगह आप 10 मीटर बाहर जाओ, 10 मीटर आप रोड पे चलो, आपको एक दुकान मिल जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें खाने को अवेलेबल हैं। पहले इतनी प्रॉस्पेरिटी भी नहीं थी, लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, अब वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, और उसकी वजह से पीसीओडी आ रहा है। यंगस्टर्स में डेफिनेटली इज़ बिग प्रॉब्लम, और उसकी वजह से फ्यूचर में कार्डियक मेटाबॉलिक रिस्क, डायबिटीज़ के रिस्क, और इनफर्टिलिटीज़ बहुत बड़ा जो दिक्कत है फीमेल्स में प्रेगनेंसी का कि नहीं होती है, उसमें ये भी एक बड़ा रीज़न है। जो अभी हम देख रहे हैं, जो जीडीएम, जो डायबिटीज़, प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ है, उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है। पीसीओडी रहा आपको तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज आएगी। आपकी फैमिली हिस्ट्री है, लेट मैरिज हुई, लेट बच्चे हुए, तो भी आप में फ्यूचर में डायबिटीज़ रिस्क का, प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेटली, जो ये वेस्टर्नाइजेशन कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे, उसकी वजह से हमें मिली है। तो इसमें हम अपने आप को, हमें मॉडर्न उसके साथ भी चलना है, और चीज़ों को अपने हेल्थ और उसके हिसाब से सुधार के भी चलना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली, कि अपने लाइफस्टाइल को हम सटीक कैसे रखें। सर एक जो ये बात बताए, इसके अलावा एक टर्म हम बहुत सुनते हैं कि आजकल के पेरेंट्स भी जो होते हैं, टू मच ऑफ मे बी, जैसे आपने बोला कि न्यू लाइफस्टाइल, वेस्टर्नाइजेशन, तो हाइट को लेके, देन आपके बॉडी के फीचर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं। तो कई बार मतलब बोलते हैं कि आपके पास ज़रूर ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे कि हाइट नहीं बढ़ रही है, लंबा कर दीजिए। और एंड इवन हम काफ़ी जगह पे काफ़ी एड्स या ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि कुछ मेडिसिन ले लो या कुछ कर लो तो मतलब लंबे हो जाओगे। तो इज इट पॉसिबल थ्रू मेडिसिन कि आप हाइट वगैरह लंबा कर दो? या देखो, इसको जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टेचर की, जिसमें बच्चे की जो जेनेटिक पोटेंशियल्स है, जितना उसको बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ता है, उसको हम कहते हैं कि भाई ये शॉर्ट स्टेचर है। अगर उससे छोटा रह गया तो इसमें जो, अगर हम शुरू से बात करें तो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। एक साल में, शुरू के 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर 25 सेंटीमीटर बढ़ता है, अगले साल 12 सेंटीमीटर बढ़ता है, 3rd ईयर में 9 सेंटीमीटर, और उसके बाद 7 सेंटीमीटर, और 4 साल पे वो लगभग डबल हो जाता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का हो जाता है। उसके बाद एवरी ईयर उसकी लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। अगर पेरेंट्स थोड़े से जागरूक हैं, वो देख सकें, चाहे वो इंच टेप से नाप लें या दीवार पे एक निशान बना लें, और फिर एवरी ईयर वो देख लें कि भाई हाँ, एक बच्चा हमारा 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो मतलब सही चल रहा है। तो लेकिन आपने देखा कि नहीं, बच्चा 4 सेंटीमीटर है, उससे कम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको हार्मोन स्पेशलिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, या अपने जो बच्चों के डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए कि हमारा बच्चा कम बढ़ रहा है। ग्रोथ चार्ट होता है, उसमें आप अपने देखें तो आप जितना जल्दी आप अपने आप के बच्चे को पकड़ पाओगे कि इसकी लंबाई कम बढ़ रही है, उतना जल्दी और अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। लंबाई कम बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें पहले न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कारण होता था, जिसमें कि खाने को पीने को इतना अच्छे से नहीं मिलता था, उसकी वजह से विकास नहीं होता था, या फिर
वर्म इन्फेस्टेशन हो गया, कीड़े हो गए पेट में ना, इनकी वजह से ऐसा होता है। अब पानी सब लोग अच्छा पीते हैं, साफ सफाई आरओ वाला पीते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो वो एक समस्या नहीं है। लेकिन अभी सबसे बड़े जो है थायराइड की प्रॉब्लम ये बच्चों में काफ़ी देखने में, गेहूं से एलर्जी वाली जिसकी वजह से बच्चे को विकास नहीं होता। थर्ड वन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। लेकिन ये तभी तक रोल होता है जब तक कि उसमें हार्मोन नहीं आए होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि फीमेल्स की कि भाई उसके 14-15 साल की हो गई कि अब लंबाई बढ़ा दो, बढ़ सकती है जब तक उसके हार्मोन नहीं आए, मतलब पीरियड आए हुए 2 साल से ऊपर नहीं हुए। क्योंकि जब हार्मोन आ जाता है तो जॉइंट्स हो जाते हैं बंद, जहां आपकी लंबाई बढ़ती है। जब आपकी लंबाई जॉइंट्स बंद हो गई तो अब लंबाई नहीं बढ़ा सकते। आप कारण ढूंढ सकते हैं कि ये छोटे क्यों रहे, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए फिर एलिजरब टेक्निक ही होती है जिसमें कि हड्डी को तोड़ा जाता है, उसमें गैप रखा जाता है और उसके बाद उसमें धीरे धीरे वो 1-1 सेंटीमीटर एवरी डे बढ़ाया जाता है वो। लेकिन एक बहुत बड़ा 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा नहीं, 10 दिन में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर पर डे ग्रोथ होती है। तब जाके आप 13 से 14 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको 6 महीने चाहिए, बेड रिडन रखना पड़ता है और कभी कभी थोड़ा सा लिम्ब की जो होती है लेंथ उसमें डिस्क्रिपेंसी का डर रहता है, तो बहुत ही कम्बरसम है। तो बेटर ये कि आप अर्ली डिटेक्ट कर सको। उसके लिए आपको ग्रोथ चार्ट या अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे आप ग्रोथ लंबाई को नपाएं ताकि आप जल्दी पकड़ सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा बच्चा क्यों बढ़ रहा है, और उसका कारण ढूंढ के उसका जल्दी से इलाज किया सकता है। हाँ बिल्कुल लंबाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय के रहते हुए। आप 20 साल के आएंगे कि सब दाढ़ी मूछ आ गए हैं या पीरियड आए 4-5 साल, अब लंबाई बढ़ा दो, नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। उसके 20 साल बाद में चाहे आप इतने सारे ऐड आते हैं अखबार में, चाहे आप ग्रोथ हार्मोन के 20 इंजेक्शन लगा दो डेली के, नहीं बढ़ा सकते। चाहे ये हाइट करके पता नहीं कौन कौन सी आते हैं अखबार में ऐड, तो हाँ फिर नहीं बढ़ा सकते आफ्टर सम टाइम आए तो। सर जैसे कि आपने एक और चीज बताया कि जो हॉर्मोन्स है वो फीमेल हेल्थ, फूड, इन सब चीजों से भी बहुत रिलेटेड होता है ना। एक हमने बहुत एक टर्म सुना है हैप्पी हार्मोन। तो सर इसके बारे में अगर थोड़ी सी आप जान। बिल्कुल, देखो अगर अपन हैप्पी हार्मोन की बात करें तो जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं एंडोर्फिन्स जो होते हैं, डोपामिन जो होता है, जो सिक्रेट होता है, डिप्रेशन वालों में डोपामिन की कमी हो जाती है ना, तो वो दुखी रहते हैं। तो डोपामिन, सेरोटोनिन और ये एंडोर्फिन जो हार्मोन्स होते हैं ये हैप्पी हार्मोन बोले जाते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन है, दैट्स हैप्पी हार्मोन। मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो हैप्पी हार्मोन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा एक जब मीनोपॉज की स्थिति आ रही होती है, पेरीमीनोपॉजल स्टेज में चल रहे होते हैं, उस समय उनका मूड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है ना, दे हैव इरिटेटिंग बिहेवियर है ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन की फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं, तो ये हार्मोन्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो ये देखा है हमने कि उनमें हार्मोन की कमी हुई, जिसको पोस्ट मीनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं हम, जिसमें हार्मोन की कमी की वजह से नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने आना, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं और वो डिप्रेशन का इलाज ले रहे होते हैं, जबकि उन्हें ज़रूरत है एक प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलके और उसके लिए हार्मोन या उससे रिलेटेड कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो हम देखते हैं। हम हर किसी को हार्मोन नहीं दे सकते, उसकी कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। कुछ को हार्मोन सूट कर सकता है, कुछ को नहीं करता, तो उसके हिसाब से डिसाइड करके दिया जाता है। तो उनका कोई उन्हें उस तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर लोग मीनोपॉज की जो ट्रीटमेंट है उससे ठीक हो जाते हैं। सो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना सर बहुत, बिल्कुल, क्योंकि फीमेल्स में स्पेशली आफ्टर 40 ईयर है ना, वो उतनी ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ज़्यादा उनका घर के इतने सारे काम, बच्चों के काम, देन वर्किंग है तो और ज़्यादा वो बिजी रहती है। तो ये एक है थोड़ा सा, पर हाँ डेफिनेटली उन्हें इस चीज़ में अवेयर होना चाहिए, ताकि अगर वो इस तरह से चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि मीनोपॉज में भी ऐसा नहीं है, हर किसी को दिक्कत करता है। 70% में कोई दिक्कत नहीं होती है ना, वो आराम से उनको मीनोपॉज होता है। 30% रियली दे सफ़र वेरी इन बिग नंबर्स। तो आई थिंक अगर वो अवेयर हों और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो उसका काफ़ी हद तक निदान किया जा सकता है। सर ग्रेट। बेसिकली सर डायबिटीज पे बहुत फिर भी बातें होती है, लाइक मे बी समटाइम्स वी डोंट इवन गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सर, बट हॉर्मोन्स लेके उतना अवेयरनेस नहीं है ऐसा, क्योंकि ये सारा कुछ जो ड्राइवन होता है, ये कि जो हमारी मीडिया है वो किस तरह से सर्कुलेट करती है चीज़ों को, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं हार्मोन्स में वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, है ना। जैसे मीनोपॉज है, ज़्यादा ज़्यादा आप 1-2 साल 3 साल परेशान हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो डायबिटीज़ है इट्स अ क्रॉनिक डिजीज, है ना, यू विल सफ़र फॉर द होल लाइफ, ठीक है। एक बार हो गई तो आपको होल लाइफ
मेडिसिन लेनी है या उसके साथ जीना है, उसके साथ डाइट एंड लाइफ स्टाइल को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप देखेंगे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो हर संडे को आपको डायबिटीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाएगा, जबकि और चीज़ों से रिलेटेड आपको रेयरली मिलेंगे कि आपको पीसीओडी पे कभी आया, मेनोपॉज पे कभी आया, तो वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो मीडिया भी उसी चीज़ को छापती है, उसी चीज़ को लिखती है, जहाँ लगता है कि यार इसको ज़्यादा लोग ध्यान देंगे, इसको ज़्यादा ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा है। सर तो बेसिकली आपके क्या मैसेज होंगे फॉर द व्यूअर्स जो भी हमें सुन रहे हैं कि हाउ टू मेंटेन आवर लाइफ सो दैट ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के जो भी चैलेंजेस है, इनसे वो थोड़ा निदान पा सके या और हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। लाइफ स्टाइल डाइट के बारे में सभी को पता है, हर के हिसाब से हमें लेना है। अगर आपकी ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपकी डाइट, हर एक के लिए डाइट अलग है ना। आपको वेट कितना कम करना है, आपका वेट 100 है, आपको 20 कम करना है, किसी पे 80 है, उसको 10 कम करना है, तो हर के लिए डाइट अलग है। उस कितना आपको वेट कम करना है, कितनी आपकी एक्टिविटी है, उससे आपकी डाइट डिसाइड होगी, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ता है। उसके आप मिलें, अपने डाइटिशियन से मिलें, और जो भी आप जिनसे भी संपर्क में रहते हैं, जो कि इस चीज़ से रिलेटेड से जो काम करते हैं, उनको आप दिखाएं, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे। डायबिटीज़ है उसमें आपको पहले था 20 साल पहले जब ग्लूकोमीटर ही नहीं होता था, बहुत मुश्किल था शुगर चेक करना ही, या फिर रिपोर्टें आती थी अगले दिन मिलती थी या 2-4 घंटे में मिलती थी। अब आप पास पड़ोस में आपको ग्लूकोमीटर मिल जाएगा। आपको कभी भी कोई लक्षण इस तरह के लगते हैं, क्योंकि जो भी ये डिजीज़ है, जितना जल्दी आप इनको डायग्नोस करोगे उतने जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, है ना, उतना जल्दी आप और उसमें आप कॉम्प्लिकेशन से भी उतने बच सकोगे। तो आपने देखा कि आपको बार बार यूरिन आ रहा है, पेशाब में दिक्कत हो रही है, स्पेशली आपको रात में ज़्यादा पेशाब आ रहा है, हाथ पैर में झंझनाहट है, सुन्नापन है, आपका चश्मे का नंबर तेज़ी से बदल रहा है या धुंधला आपको दिखने लगा है, भाप बढ़ने में दिक्कत होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन। मेल में यूरिन का इन्फेक्शन अगर होता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि मेल में यूरिन इन्फेक्शन जनरली होते नहीं, फीमेल्स में इज़ वेरी कॉमन, पर मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अगर वो हो रहे हैं तो हमें डेफिनेटली डायबिटीज़ को देखना चाहिए। तो आप शुगर चेक कर लें, शुगर गड़बड़ा तो डेफिनेटली आप कुछ टेस्ट होते हैं, H1C करा के अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। थायराइड में जैसे मैंने लक्षण बताए आपको कि सुस्ती रहना, थकान, कभी थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपो वाला भी और हाइपर वाला भी। एक में जिसमें बहुत तेज़ी से वजन कम होता है, घबराहट, पसीने रहते हैं, और एक में वजन बढ़ता है, ठीक है। दोनों में फीमेल से मेंसेस गड़बड़ हो सकते हैं, एक में जल्दी से ज़्यादा आते हैं, एक में कम और लेट आते हैं। तो एक में ये हमें देखना है। थायराइड टेस्ट भी आजकल इजीली अवेलेबल है, पहले तो 1 से 2 वीक तक में रिपोर्टें आती थी, कभी कभी 15-20 दिन में। तो ये इजीली अवेलेबल टेस्ट है। अगर आपको कोई लक्षण लगते हैं तो आप टेस्ट जाके कराएं। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप अपने इस रिलेटेड डिजीज से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनसे मिलें। पीसीओडी है, जैसे मैंने लक्षण बताए, अगर आप यंगर एज ग्रुप में हैं, स्पेशली 14-15 साल की एज से लेकर 30 साल तक की एज के हैं, और आपको लग रहा है कि मेंसेस बहुत जल्दी लेट आते हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उसका जल्दी से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और ग्रोथ का हमने बात करी कि अगर आपका बच्चा कम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, ताकि आप उसका जल्दी से, क्योंकि एक बार एज निकल गई उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन देख के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसका बेटर रिजल्ट के लिए आपको जल्दी डिजीज़ को पकड़ना ज़रूरी है। बाकी आप मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें, योगा करें, स्ट्रेस से दूर रहें। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस है हर एक की लाइफ में है, काम करना ही है, जहाँ काम करेंगे वहाँ स्ट्रेस आएगा ही। तो आप उस परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाल सकें उसके लिए ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज गिव्स यू मोर एंडोर्फिन और मोर हैप्पी हार्मोन। सो आप जहाँ आपको समय मिले वहाँ पे आप एक्सरसाइज करें, डेफिनेटली इट विल हेल्प इन मल्टीपल वे। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही सर आपने बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस दिए जो शायद कुछ फैक्ट्स भी बताए आपने, कुछ मिथ्स हैं जो इनके बारे में भी बताया। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहे हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट के साथ। नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करें टू मीट डॉक्टर दीपक गुप्ता and follow us on Facebook and Instagram. Thank you.